नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज मैं आपको बताने वाला हूं घरेलू हिंसा एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। आप सबको पता है कि आपके यूपीएसआई के सिलेबस में ये सिलेबस में दे रखा है घरेलू हिंसा अधिनियम, ठीक है, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक है। तो वही दोनों आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं वो मैं सिर्फ आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम। तो वही घरेलू हिंसा अधिनियम जो 2005 में आया था, ठीक है। बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, बाकी इसमें धाराएं वाराएं बहुत सारी हैं जो जिनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक। और इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ जो दहेज एक्ट से संबंधित जो भी नियम वगैरह थे, ठीक है, या पर्यावरण से संबंधित नियम थे, या मानवाधिकार आयोग से संबंधित नियम थे, महिला आयोग से संबंधित जो भी नियम थे, या जो भी कानून वगैरह थे, उस सब के बारे में आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आपने यदि वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बात करने वाला हूँ मैंने आपको बताया जैसे कि 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया था, ठीक है, यानी कि भारत में लागू हो गया था। अब बात करते हैं कि ये जो घरेलू हिंसा अधिनियम था ये आया क्यों था। तो ये जो आया था ये एक मैंने आपको बताया था कि महिला आयोग बना था, यानी एक तरह से महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसको नाम दिया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग। और वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत बनाया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो आया था वो 1990 में आया था। तो उस अधिनियम के अंतर्गत 1992 में महिला आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। और वो जो स्थापना की गई थी, ठीक है, तो ये 1992 में महिला आयोग की स्थापना की गई, जो कि एक सांविधिक आयोग है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 3 तरीके के आयोग होते हैं, सांविधिक, संवैधानिक, ठीक है। और इसी के बाद में बात करते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। मैंने आपको बताया घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये 1988 में लागू हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं असम। एक इसमें एक वर्ड दे रखा है, अभी एक्चुअली ये पहले लिखा नहीं था, ये मैंने बाद में अभी जो मृतक आश्रित वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, इस वजह से मैंने इसको नोट करके रख लिया। कभी भी यदि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें इंग्लिश के साथ में हिंदी आपको मैच करके लिखनी है। असम्यक लाभ की जो इंग्लिश है वो रिवार्ड मानी जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिए, ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि इसमें कुल 5 धाराएँ, यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 5 अध्याय हैं और 31 धाराएँ हैं, ठीक है। और ये जब लागू हुआ था उस समय संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, और वर्तमान में भी ये संपूर्ण भारत में लागू है। अब बात करते हैं कि इसका धारा 1 में संक्षिप्त नाम एवं विस्तार है, धारा 2 में परिभाषा। ये तो लगभग 98% जो अधिनियम है उन सभी, धारा 1 में संक्षिप्त नाम एवं विस्तार होएगा और धारा 2 में परिभाषा दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा हो जाती है वो धारा हो जाएगी धारा 13, ठीक है। धारा 13 में ये बोला गया है कि अपराध 5 प्रकार के होते हैं। इसमें एक तरह से इसमें जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित जो अपराध हैं उन अपराधों की डेफिनेशन दी गई है, और जिसमें इसमें बताया है कि जो अपराध हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित वो 5 तरह के अपराध होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 2 का ग, इसमें लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। इसके साथ में धारा 15 में बोला गया अपराध करने के प्रयत्न का दंड, यदि आप अपराध करने का प्रयत्न करते हैं तो उसके लिए जो दंड है वो धारा 15 में दिया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे ये जो नीचे मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि पूछा गया तो, कि लोकपाल और लोकायुक्त, आपको पता होगा लोकपाल जो विधेयक आया था उसके समर्थन में, मतलब उसको लाने के लिए, मतलब एक तरह से दिल्ली में एक बहुत बड़ा हुआ था, जो कि अन्ना हजारे जी के समर्थन में के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। उसके बाद में मतलब दिल्ली में एक नई सरकार, मतलब नई पार्टी का गठन हो गया, आम आदमी पार्टी का। और आज के समय में वो पार्टी पिछले 5 वर्ष के बाद में अगले 5 वर्ष के लिए सत्ता में आ चुकी है। तो वो इसी लोकपाल बिल के समर्थन में आई थी, जो वहाँ पे आंदोलन वगैरह हुआ था, ठीक है। तो लोकपाल होता क्या है, तो केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, मतलब पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता में, मतलब इसको एक लोकपाल विधेयक लाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए, लोकपाल क्या होता है कि केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक मतलब एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप की बनाई गई है, जिसको बोला गया था लोकपाल, ठीक है। और उसी लोकपाल के लिए एक विधेयक पारित किया गया था संसद में, जिसको बोला गया था लोकपाल विधेयक, ठीक है। अब बात करते हैं लोकायुक्त। लोकायुक्त क्या होता है, जो कि
सेम काम दोनों का सेम ही होता है। लोकपाल होता है केंद्र स्तर पर और लोकायुक्त होता है राज्य स्तर पर। काम दोनों का सेम ही होता है, ध्यान रखिएगा। लोकपाल में पिनाकी चंद्र घोष जी की अध्यक्षता में इसको लाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त का जो कॉन्सेप्ट था वो स्वीडन, आप सबको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ में एक कंट्री है स्वीडन, तो वहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट आया था लोकपाल और लोकायुक्त का, स्वीडन में आया था, ठीक है। यानी कि पूरे देश में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए जो लोकपाल बनता है उसकी स्थापना सबसे पहले स्वीडन में की गई थी, और जो राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की जाँच करने के लिए जो स्थापना की गई थी एक कमेटी की, उसको लोकायुक्त बोला जाता, जो वो भी स्वीडन में लाई गई थी, ठीक है। और इसके बाद में वहाँ पे उसका नाम जो था ओमबुड्समैन नामक एक संस्था थी जिसके द्वारा लाया गया था, ओमबुड्समैन, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भारत में लोकपाल बिल 2013 में आया था, मैंने आपको बताया था 2013 में। उस 13 से पहले हालांकि वो सारी जो मतलब अन्ना हजारे जी का आंदोलन वगैरह जो चल रहा था तो वो 13 से पहले था। तो 2013 में लोकपाल बिल संसद में आया था और संसद में पास होने के बाद में 1 जनवरी 2014 को, ध्यान रखिएगा डेट ध्यान रखने वाली बात है, 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति जी ने इस पे अनुमति दे दी थी और 16 जनवरी 2014 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना सा बस ये था लोकपाल लोकायुक्त जो भी था भ्रष्टाचार निवारण। एक तरह से भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल विधेयक लाया गया था, यानी केंद्र सरकार को जो भ्रष्टाचार के लिए एक समिति बनाई गई थी भ्रष्टाचार की जांच के लिए, जिसको लोकपाल बोला गया, और जो राज्य स्तर पर बनाई जाती है उसको लोकायुक्त बोला जाता है, ठीक है। 16 जनवरी 2014 को लोकपाल बिल जो है मतलब लोकपाल संपूर्ण देश में, चूँकि जो विधेयक आया था, ठीक है, विधेयक को विधेयक जो लोकपाल बिल था वो 2013 में आया था, जो कि 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे और 16 जनवरी 2014 को ये संपूर्ण देश में लागू हो गया था। अब बात करते हैं इसी के साथ में राष्ट्रीय महिला आयोग, ये 1992 में बना था। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बता चुका था राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बना था, जो कि एक सांविधिक आयोग है। लेकिन इसी के साथ में आपको कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ठीक है, और जो पहली इसकी अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की वो कौन थी। इसी के साथ में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस समय आपको एक बार ये देख लेना है कि जिस समय आपका एग्ज़ाम हो रहा है उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, इन सब के जो तत्कालीन अध्यक्ष हैं वो कौन है, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं, किंतु जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1992 में ये बना था आयोग। इसके तहत राष्ट्रीय महिला आयोग संरक्षण अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 में ये बना था, मैं आपको बता चुका। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका अध्यक्ष मैं आपको पहले भी बताया था, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी अध्यक्ष हमेशा एक महिला रहती है और जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा इसका कार्यकाल 3 वर्ष है। यह एक सांविधिक आयोग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके पास 2 ऑप्शन दे रखा होगा कि यह एक संवैधानिक आयोग है, यह एक सांविधिक आयोग है, यह एक कानूनी आयोग है। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस तरह का आयोग है। ध्यान रखिएगा ये सांविधिक आयोग है। अब बात करते हैं, अगला एक आ जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, आपको दिख रहा होगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CVC, ठीक है। ये भ्रष्टाचार से ही संबंधित ये भी है, ये मतलब केंद्र स्तर पर जो भ्रष्टाचार वगैरह होता है उसकी जांच करती है। ये भी एक सांविधिक आयोग है और संथानम समिति की सिफारिश पर सन 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए बनाया गया था। ध्यान रखिए, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस लिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम समिति की सिफारिश पर सन 2003 में लाया गया था, ठीक है। और ये किस लिए लाया गया था, भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए बनाया था, ठीक है। ध्यान रखिए, जहाँ कहीं भी केंद्रीय सतर्कता आयोग आ जाता है या राज्य सतर्कता आयोग आ जाता है तो राज्य सतर्कता आयोग राज्य स्तर पर जो भ्रष्टाचार की जाँच करेगा और केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र स्तर पर जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जाँच करता है, ठीक है। तो इसके बाद में इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है एवं इसके साथ में 2 अन्य जो सतर्कता आयुक्त हुआ करते हैं, यानी टोटल इसमें 3 सदस्य मेंबर हुआ करते हैं, जिसमें इनका कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र तक होता है। आपको मैंने बता चुका हूँ, या तो उनके कार्यकाल जैसे आज ज्वाइनिंग हुआ, आज के 4 साल बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, या फिर यदि वो अपनी 65 साल उम्र पूरी कर लेते हैं तो उसी दिन उनको निकाल दिया जाता है।
और उनकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति उस संस्था का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष संजय कोठारी जी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय आपको देखना पड़ेगा उस समय केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग यह भी एक सांविधिक आयोग है। ठीक है, और ये 2005 में बना था। इसमें एक मुख्य सूचना आयोग और 10 अधिकतम अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, आपको बताया था। ठीक है, मतलब इसमें टोटल 11 आयुक्त होंगे, जिसमें एक मुख्य सूचना आयोग, मुख्य तो सभी में होता है। ठीक है, और मुख्य जनरली एक ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो एक मुख्य सूचना आयोग और उसके साथ में 10 अधिकतम अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इसके बाद में जिस इन लोगों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और राज्य सूचना आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अब बात करते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। और वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो सुधीर भार्गव जी हैं। पर ध्यान रखिएगा जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय आप एक बार चेक करके जाइएगा कि उस समय मुख्य सूचना आयोग कौन है। ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ तक हमारा था। आज मैंने आपको 5 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। एक घरेलू हिंसा अधिनियम जो कि 2005 में आया था, हालांकि इसमें कुछ नहीं था। इसके बाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो कि 1988 में आया था। इसमें मैंने आपको बताया लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। लोकपाल केंद्र सरकार के अंतर्गत और लोकायुक्त राज्य सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार की जाँच के लिए आता है। लोकपाल बिल कब आया था संसद में? 2013 में ये पास हो गया था और 2014 की 1 जनवरी को राष्ट्रपति ने इसमें हस्ताक्षर कर दिए थे और 16 जनवरी को ये लागू हो गया था। इसके बाद में मैंने आपको बताया राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि 1992 में आया था, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग संरक्षण अधिनियम 1990 के तहत बनाया गया था और 31 जनवरी 1992 में ये बनके तैयार हो चुका था। पहली इसकी अध्यक्ष जयंती पटनायक जी थी, वर्तमान में इसके अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप एक बार चेक करेंगे। ठीक है, इनके जो एक कोई ना कोई महिला ही इसका हमेशा अध्यक्ष रहती है, मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग की। ठीक है, सेम इसी तरह राज्य महिला आयोग होता है, उसमें भी राज्य की जो एक कोई ना कोई जो महिला होगी वही राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रहती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और राज्य महिला आयोग का मुख्यालय आपके राज्य में, जो भी आपके राज्य की कैपिटल होगी वहाँ पर रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं इसकी जो अवधि होती है इनके, यानी राज्य महिला आयोग के राष्ट्रीय महिला आयोग का जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष रहता है। इसके बाद में बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो कि केंद्र सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करती है, जो संस्थानों समिति की सिफारिश पर 2003 में बनाया गया था। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष संजय कोठारी जी हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में बना था, जो ये भी सांविधिक आयोग है और इसमें टोटल 11 लोग होते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त। और इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र तक होता है। और सुधीर भार्गव जी वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों हमको क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।